नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जो कि जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोली चली है। घायल को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र निवासी प्रिंस कुमार के घर पर घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। गोली प्रिंस के गले को छूते हुए निकल गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। बता दें कि प्रिंस एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। मिली जानकारी के अनुसार हमलावर का नाम अमन पाठक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निवासी प्रिंस कुमार को गोली लगने की सूचना मिली है। अभी उनको सदर हॉस्पिटल में लाया गया है। वो एकदम ठीक है और प्राथमिक उपचार उनका किया गया है। उनके एक परिचित ने ही उनके ऊपर गोली चलाई है। पुलिस केस दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ प्रबंधन जुड़ चुके हैं। प्रबंधन, कौन थे वो लोग और किस वजह से गोली मार गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह घटना बीते रात की है। ये बागबेड़ा के रहने वाले प्रिंस कुमार के घर पे ही कुछ लोगों ने उस पर गोली चलाई है। हालांकि जैसा कि जानकारी आ रही है कि जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके ही परिचित है, उनके ही रिश्तेदार है। फिलहाल पुलिस जो है वह जांच में लगी हुई है। जैसा कि एसएसपी सिटी एसपी ने बताया सुभाष जाट ने कि उनके ही परिजन है। अभी उन्होंने उनका नाम खुलासा भी नहीं किया है, लेकिन जल्द ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। और जहां तक गोली चलने की बात है, अभी फिलहाल कुछ आपसी यह विवाद है, जैसा ये प्रिंस कुमार बता रहे थे। और कल रात की घटना है, जिससे लोग वहां पर गोली चलने से लोगों के आसपास के बीच में एक तरह से देखा जाए तो दहशत भी है, लोग डरे भी हैं। इस तरह सरेआम गोली चल जाना, तो इस तरह की घटना कल रात की है। जी कल्याण जी। प्रबंधन, अपराधी जो गोली मारा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? जी, जैसा कि सुभाष जाट एसएसपी सिटी एसपी ने बताया कि जो गोली चलाया है उसकी पहचान हो गई है, उसके ही परिजन हैं और वो उनकी गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। और जैसा ही गिरफ्तारी होती है, पुलिस जमशेदपुर में पीसी करेगी और पीसी के माध्यम से वो खुलासा करेगी। प्रबंधन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और अगली खबर रामगढ़ से है। रामगढ़ में गजराज का कहर देखने को मिला है। दुलमी प्रखंड के बोंगाई में हाथियों के झुंड ने मोगल नायक के घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर रखे धान को खा गया। मोगल ने घर के अंदर चौकी के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने गांव में कई किसानों के खेत में लगी आलू और हरी सब्जी को भी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड अभी भी गांव के अगल बगल के जंगल में मौजूद है। और अगली बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां बहुचर्चित बसराजारा मॉब लिंचिंग मामले में खुलासा हुआ है। संजू प्रधान जिंदा नहीं, मरने के बाद उनको जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह खुलासा हुआ है और इसके पुष्टि एसपी ने की है। तो ये एक बड़ा खुलासा सिमडेगा से, जिसमें संजू प्रधान की जो मौत हुई थी उस मामले को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शव को जलाया गया था। संजू प्रधान को जिंदा नहीं, मरने के बाद जलाया गया था। और अगली खबर गोड्डा से है। गोड्डा के पथरगामा थाना में बड़ी संख्या में शराब की बोतल बरामद की गई है। गोड्डा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एम्बेसडर कार से शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। रूपचक के पास पुलिस ने गाड़ी को रोका। पुलिस ने छानबीन की तो पहले तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जब गाड़ी के हेडलाइट को देखा तो दोनों हेडलाइट से 80 बोतल शराब मिले। शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। शराब के साथ बिहार के मधेपुरा के रुदल यादव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिल्ली नंबर कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को इंफॉर्मेशन मिला था। उनके आधार पर पथरगामा पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी पथरगामा के द्वारा जो है टीम गठित की गई और उनके नेतृत्व में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में रूपूचक से एक एम्बेसडर कार में जो सूचना थी
उसके आधार पर शराब ले जाया जा रहा था, उसी में छापामारी करके इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। उसमें कार और एक ड्राइवर भी पकड़ा गया है। उधर देवघर सदर अस्पताल में देर रात तकनीकी खराबी के कारण पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिजली क्यों चली गई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही अंधेरा कायम रहा। मरीज मोबाइल फ्लैश की लाइट और टॉर्च के सहारे अपना काम चलाते रहे। यहां तक कि डॉक्टर और नर्स भी मोबाइल फ्लैश पर ही जहां तहां जैसे तैसे काम करते रहे। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2617 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 12 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रांची में 809 और इसके बाद जमशेदपुर में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना को लेकर के बड़ा अपडेट और कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। फिलहाल 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 2617 नए मामले मिले हैं और 12 संक्रमितों की मौत हुई है। तो कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों के स्टेरॉयड देने में सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही जिन मरीजों को किडनी या लीवर में कोई परेशानी है उन्हें रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर लंबे समय तक खांसी रहने पर टीबी की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। कोविड संक्रमण एक वायरल संक्रमण है। कोई भी वायरल संक्रमण तब होता है जब मनुष्य का इम्यूनिटी कम होता है। तो डिक्रीज इम्यूनिटी के चलते जो संक्रमण होता है उसमें अगर हम ऐसे दवा का प्रयोग करेंगे जो इम्यूनिटी को कम करता है, जिसमें स्टेरॉयड भी आता है, तो उससे मरीज को लाभ से अधिक परेशानी हो सकती है। इसीलिए हर क्लिनिशियन यह देखता है कि कितना दवा इस्तेमाल करने पर इससे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। तो जहाँ तक स्टेरॉयड का संबंध है और जो नई गाइडलाइन आई है उसमें यह भी कहा गया है कि स्टेरॉयड का कम से कम और जुडिशियसली इस्तेमाल होना चाहिए। और नए साल के मौके पर अपनों को उपहार देने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन साल 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते उपहार के तौर पर अपनों को दवा भेजने का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्योंकि रांची में डाक विभाग के पार्सल में करीब 25% तक पार्सल केवल मेडिसिन के ही पाए जा रहे हैं। आमतौर पर नए साल की शुरुआत होते ही उपहार यानी गिफ्ट दिए जाने की पुरानी परंपरा रही है। लोग अपनों को शुभकामना संदेश के साथ ही उन तक उपहार भेजकर नए साल को खास बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोरोना की जो रफ्तार रही है उसने इस परंपरा को कुछ हद तक बदल दिया है। खासकर कोरोना की तीसरी लहर आने पर इस नए साल में लोग अपनों तक उपहार तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट से ज्यादा जीवन रक्षक दवा ही भेज रहे हैं। आपको सुनकर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन रांची डाक विभाग के आंकड़े यही बता रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दवा वाले डाक की संख्या में से करीब 25% का इजाफा देखा गया है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर विदेश तक से दवा के डाक रांची पहुंच रहे हैं। जब भी मेडिसिन आता है या अभी मैंने इस बार न्यू ईयर में मैंने देखा कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा आया है। गिफ्ट के साथ साथ मेडिकल भी बहुत ज़्यादा आया है। किट्स जो पर्सनल है, चाहे रिलेटिव को, फादर को भेजे, मदर को भेजे, रिलेटिव को भेजे, जो भी भेजना है भेजे। हम लोग मॉर्निंग में वो सर्च करते थे, मेडिसिन है तो पोस्टमैन को देते हैं और बोलते हैं कि आज का आज डिलीवर करो, जैसे भी कांटेक्ट करके आज का डिलीवर करें। हम लोग तो यहाँ तक कोशिश करते थे कि जो मेरे डिसीजन में नहीं है वो डिलीवर करने के लिए, फिर भी अदर में हम लोग डिलीवर करके कंफर्म करता था पोस्टमैन के अनुसार मैंने डिलीवर कर दिया। तो नए साल के आगमन के साथ कोरोना की तीसरी लहर का भी प्रवेश हुआ। ऐसे में इस संक्रमण से अपनों को बचाने की चिंता डाक के बदलते तरीकों से साफ समझी जा सकती है। तस्वीरें नामकुम के राष्ट्रीय पार्सल हब की हैं, जहां डाककर्मी एक एक पोस्ट को छांट रहे हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रांची, खूंटी, लोहरदगा जिलों के लिए आए डाक में दवा वाले डाक को प्राथमिकता दी जा रही है। हर जिले में समय तक डाक पहुंच पाए, इसके लिए वाहन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल हमारे जो डिपार्टमेंट है
वो नोडल डिलीवरी के लिए व्यवस्था की हुई है। कई गाड़ियां हैं जो हमारे बगल में नोडल डिलीवरी के द्वारा मैक्सिमम और शीघ्र डिलीवरी के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग रात दिन काम करके मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम वर्क निकाल करके डिलीवर के लिए हम लोग भेजते हैं। डाक विभाग को अब तक लोगों का दर्द बांटने वाला विभाग कहा जाता रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में डाक विभाग दर्द की दवा बांटने लगा है। गांव-गांव, घर-घर तक डाकिया के जरिए दवा पहुंचाए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दवा की डिलीवरी करने का टास्क हर डाकिया को दिया गया है ताकि लोगों तक ये फौरन पहुंच सके। हाँ, आम लोगों के व्यवहार और कोरोना को लेकर बचाव के उपाय से डाकिया को परेशानी भी हो रही है। पहले उनको दे देते हैं और अगर नहीं रहता है तो खोजते हैं फिर लोकेशन। मेहनत करना पड़ता है, जरूरी होता है तो, और डिलीवरी उसका 100% करना ही है, तो हम लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, कैसे भी करके उसको देना ही है। सबसे पहले हम लोग दवा को पहुंचाते हैं। दवा किसी भी हाल में डिलीवर करना होता है। फ़ोन नंबर रहता है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो एकदम होम टू होम किसी भी तरह खोज के हम लोग कितना परेशानी हो खोज के डिलीवर करते हैं। होम टू होम एकदम दरवाजा जाके करते हैं। पोस्ट ऑफिस में दवा के डाक के बढ़ते आंकड़ों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौर में दवा को लेकर आम लोगों में अफरा तफरी या डर ना हो, अपनों को समय से पहले दवा मिल जाए, इसी कोशिशों में डाक विभाग लगा है ताकि किसी की जान पर कोई आफत ना आए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चले बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा प्रखंड के पहाड़ी गांव में सांसद विद्युत वरण महतो ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सांसद ने लोगों को कंबल बांटे। जनता पार्टी के माध्यम में हम लोग का देखरेख में इस तरह का वितरण हो रहा। पूरा लोकसभा क्षेत्र में किस तरह लोगों का दिक्कत है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपकंपाती ठंड में हम लोग ये सब देने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो और भी जगह में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग का देखरेख में, मेरा देखरेख में सभी जगह वितरण हो। और रांची के मोहराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। तैयारी में जुटे कई मरीज कपकपाते ठंड में काम करने को मजबूर हैं। ये मजदूर प्लास्टिक का त्रिपाल बनाकर किसी तरह अपना रात गुजारते हैं और सुबह फिर काम में जुट जाते हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पूरे भारत के लिए बहुत अहम दिन है। इसी बीच रांची के मोराबादी में कई अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं, कुछ बैरिकेडिंग के लिए तो कुछ टेंट के काम के लिए, तैयारी के लिए। और इन लोगों को ठंड में इस बार काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग आप सामने देख सकते हैं कि काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आग लगाकर अपना हाथ पैर भी सेक रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। ठंड ज़्यादा है, बीच बीच में बारिश भी हो जा रही है, तो उस पर ठंड कैसा दिक्कत नहीं है इस बार? दिक्कत तो है, इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश भी होने वाला है। बारिश तो हुई भी किया है, होने ही वाला है। और ठंड में हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर ठंड में आगे 8-9 बज गया, आगे ताप रहे हैं अभी, और काम भी कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं काम करेंगे तो गरीब आदमी का हम लोग के बाल बच्चा खाएगा। इसी चलते हम लोग बहुत दिक्कत में परेशानी है। ये उनका त्रिपाल से बनाया हुआ छोटा सा शेल्टर है, जहाँ पे सारे मजदूर अपना रात काट रहे हैं। पटरियों के सहारे, पटरियों के ऊपर पतले पतले अपना बिछावन लगाकर ये रात यहीं पर गुजार रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इस ठंड में कितनी मुश्किल की बात है इनके लिए। कड़कड़ाता ठंड और उसके ऊपर से कोरोना। उनको पालन भी करना है सोशल डिस्टेंसिंग का, अपना बचाव भी करना है, साथ ही साथ ठंड को भी उतनी ही तरीके से बचाव करते हुए अपना काम करना है। इस बीच आप देख सकते हैं कि कैसे त्रिपाल से इन्होंने ये लगा रखा है टेम्पररी, और लोग अपना किसी हाल में रोजगार भी चला रहे हैं और साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
कहते हैं फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती और कोरोना काल में तो फिटनेस का महत्व और बढ़ गया है। रांची में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बखूबी अपनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। खुले में योग से लेकर एक्सरसाइज इनका पहला शेड्यूल है। जाहिर है कोरोना काल में ये तस्वीर लोगों तक बहुत अच्छा संदेश पहुंचा रही है। कहते हैं फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती और इस बीच हमारे पास कुछ लोग हैं जो फिटनेस बखूबी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं और काफ़ी सचेत दिख रहे हैं कोरोना काल के बीच। कोरोना के विकराल परिस्थिति में मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप फिटनेस बनाए रखने के लिए और कोरोना से निजात पाने के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करना ही होगा, मॉर्निंग वॉकिंग करना ही होगा। इसमें परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोरोना है तो हम फील्ड में नहीं जाएंगे, मैदान में नहीं जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को, अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि कोरोना पीरियड में भी 5 बजे भोर से कितना भी जाड़ा हो, अपने फिटनेस के लिए, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, सभी लोग इस मोराबादी मैदान में ही नहीं अन्य जगहों में भी लोग फिटनेस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और कोरोना से तो बहुत लोगों को निजात मिल रहा है। फिटनेस के लिए कोई उम्र होता भी नहीं है। जब तक शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप लगे रहिए एकदम। कोरोना कैसे चैलेंज बन गया आपकी फिटनेस? भाई फिटनेस रहेगा तो कोरोना भी दूर भागेगा। अब फिटनेस नहीं है तो फिर तो कोरोना स्केड्यूल खराब किया है पूरा का पूरा। काम में डिले हो रहा है, परेशानी आई? परेशानी तो लोगों को हो ही रहा है भाई। हम लोग तो ठीक हैं अभी तक। तो इंडोर रहे चाहे आउटडोर आकर करें, फिटनेस कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है। जो यहाँ के लोग एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं हर एज ग्रुप को। जब इनके लिए मुमकिन है तो हर एक के लिए मुमकिन है कि फिटनेस कोरोना काल में मेंटेन किया जा सके और साथ ही साथ आइसोलेशन भी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पीएलएफआई के आर्म्स सप्लायर निवेश कुमार पोद्दार को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। आरोप है कि निवेश अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन से हथियारों का डील किया करता था। पुलिस के हाथ इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। निवेश के हथियार, विदेशी गर्लफ्रेंड और पीएलएफआई के कनेक्शन पर देखिए ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 1 करोड़ 65 लाख की डील का खुलेगा राज। पीएलएफआई का आर्म्स सप्लायर उगलेगा सच। पाकिस्तान और चीन के हथियारों का मिलेगा सुराग। नक्सलियों के आका के गिरेबान तक अब पहुंचेगी पुलिस। निवेश कुमार पोद्दार एक ऐसा नाम जो पीएलएफआई को मजबूत करने के लिए वो सारा काम करता जिससे पीएलएफआई संगीन से संगीन वारदातों को आसानी से अंजाम दे सके। हाल ही में निवेश कुमार पोद्दार ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए लिए थे। जी हां, 1 करोड़ 65 लाख। सुनने में ये रकम बहुत ही बड़ी लगती है, लेकिन निवेश ने जिस काम के लिए ये रकम लिया था वो बहुत थोड़ा है। निवेश इस रकम से पाकिस्तान और चीन के आर्म्स सप्लायर से बड़ी डील करने वाला था और इसके पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद भी हैं। पुलिस आर्म्स सप्लाई के पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस निवेश के पास से मिले हथियारों और मोबाइल फोन में मौजूद कई आर्म्स डीलर्स के बीच हुई कम्युनिकेशन को लेकर भी पूछताछ कर रही है। जहाँ तक विदेशी कनेक्शन की बात है तो जो भी उनके पास से हम लोग को मोबाइल मिला है उसकी हम लोग इमेजिंग करा रहे हैं, उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। जैसे ही उसमें कोई तथ्य आता है तो हम लोग फिर आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। निवेश के मोबाइल में कई हथियारों के फोटो के साथ ही कई आर्म्स डीलरों के साथ हुई उसकी चैटिंग और एड्रेस भी मिले हैं। पुलिस को पाकिस्तान के आर्म्स फैक्ट्री के कागजात भी मिले हैं। निवेश कुमार पोद्दार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप और पीएलएफआई को मजबूत करने के लिए लेवी वसूली का भी काम करता था। निवेश के मोबाइल में पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा वीडियो चैटिंग का भी सबूत मिला है। व्हाट्सएप में हथियारों की तस्वीरें भी हैं जिसमें AK-47, ग्रेनेड, लॉन्चर, लेजर गन सहित कई विदेशी हथियारों की तस्वीर है।
निवेश की बांग्लादेशी प्रेमिका फातिमा उर्फ अंजलि की भूमिका भी सामने आई है। तुरवा थाना कांड में जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, इसमें कुछ तथ्यों के सत्यापन के लिए अभी जो है पुनः जो है रिमांड पे 2 व्यक्तियों को लिया गया, निवेश और शुभम। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग टीम बनाकर अग्रतर सत्यापन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि इनका जो भी इकोनॉमिक लिंक है या इनका जो भी आगे का लिंक है, जो कि हो सकता है हम लोग पूछताछ में अभी तक नहीं आया हो, तो उसको हम लोग तोड़ दें। और दूसरा है कि और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है इस बीच में, उसका इनके माध्यम से सत्यापन करें। निवेश अपने साथ साथ दूसरे युवाओं को भी PLFI से जोड़ने का काम करता है। पुलिस ने निवेश के साथ साथ शुभम को भी पकड़ा है। ध्रुव के पिता बताते हैं कि उनका बेटा गलत संगत के चलते फंस गया। वो साथी से एक उम्र के वो लोग थे, साथी एक उम्र के रहने के चलते उन लोगों का दोस्ती हो गया। अब कैसे दोस्ती हुआ ये तो नहीं हमको मालूम है। चकाचौंध में आ गया, उसी के चकाचौंध और फ्रेंड सर्किल के चलते ही सब कुछ हुआ। चूंकि उसके पास पैसा था, आई उससे दोस्ती बना लिया, उसी के साथ घूमना टहलना ये सब करना था, यही सब और कुछ नहीं। पुलिस ने निवेश और शुभम नाम के 2 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है और अब हर राज पर्दाफाश करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।